कल मैं जब आया उसके पहले ध्यान से मेरा निवास और कार्यक्रम कहाँ है मैंने नहीं देखा था। जब यहां आकर माता गुजरी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ा तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दशम पिता का जहां जन्म हुआ वो बिहार के एक कोने में माता गुजरी के नाम से कोई विश्वविद्यालय बना है क्या? आज यहां जो स्टूडेंट्स हैं शायद उनको, क्योंकि आप यहां पढ़ते हैं, मालूम ही होता है, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि माता गुजरी की महानता स्वयं दशम पिता को जन्म देने से ही इस देश पर बहुत बड़ा ऋण उन्होंने किया था, परंतु इससे ज्यादा अपने दो पोतों को अपने हाथ से पाग बांधकर जिंदा चुनवाने के लिए भेजना एक किसी मां की इतनी हिम्मत है। किसी मां की इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने दो पोते जिन्होंने दुनिया भी नहीं देखी है, दुनिया को समझा भी नहीं है, उसको देश और धर्म के काज जिंदा चुनवाने के लिए अपने हाथों से ये बलिदान में बहुत छोटा था, जब पढ़ा था उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। बहुत देखे हैं, बहुत सुने हैं जो अपने बेटे को हंसते हंसते मातृभूमि के लिए शहीद होने के लिए भेजते हैं, मगर ऐसा ना देखा न सुना जो अपने दो पोतों को जिंदा चुनवाने के लिए मातृभूमि के लिए। उनके नाम से विश्वविद्यालय शुरू किया। मैंने पूछा भी, आप अपने तो रामू वालिया साहब का नाम लिया। मैं रामू वालिया साहब को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। इस सीमांत क्षेत्र की भूमि पर दो साहबजादों के बलिदान को और माता गुजरी को उन्होंने अमर करने का काम किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत एकत्रित आए हैं। ये कार्यक्रम भैया भीड़ ज्यादा है इसलिए बंद हो जाता है, अब छोड़ दो आवाज पहुंच जाएगी। आप ज्यादा बोलिए मत। आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा पल है जो इतिहास में दोबारा नहीं आना है। इतिहास तो आगे है, समय आगे बढ़ता है, मगर गया हुआ पल वापिस नहीं आता है। मैं आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हम उस वर्ष में हैं जिस वर्ष को आजादी सैकड़ों सालों की गुलामी को लाखों लाखों लोगों के बलिदान के बाद और विशेषकर 1857 से लेकर 1947 तक के एक 90 साल के संघर्षपूर्ण स्वातंत्र संग्राम के बाद जब देश आजाद हुआ तब अनेक लोगों के मन में ढेर सारी अपेक्षाएं थी, स्वप्न थे। बदलती हुई दुनिया में देश अपने भूतकाल के अनुरूप फिर से एक बार विश्व के सर्वप्रथम स्थान पर बैठेगा, ऐसा स्वप्न देखकर कई लोग हंसते हंसते फांसी के मंच पर चढ़ गए थे। 17 साल का खुदीराम बोझ हो या 23 साल का सरदार भगत सिंह हो, किसी ने यह नहीं सोचा था
कि मेरे जीवन में बाकी क्या बचा है। इन्होंने ये सोचा था कि मेरे बलिदान से अगर इस देश को आजादी मिलती है तो मेरे जीवन में मेरा कुछ नहीं बचा। और ऐसे बलिदानियों के बलिदान से ये देश आजाद हुआ। 75 साल तक की यात्रा हमने बड़े गौरव के साथ समाप्त की। हमारी गति पर कोई सवाल उठा सकता है। कोई कहेगा कम गति से आगे बढ़ेंगे, कोई कहा ज्यादा गति से आगे बढ़ेंगे। जिसके हाथ में देश की जनता ने शासन दिया वो सभी ने अच्छा किया है। मगर अभी आजादी के 75वें साल में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अर्थतंत्र की तालिका में 2014 में हमारा देश 11वें स्थान पर था और आज आजादी के अमृत महोत्सव में वो 5वें स्थान पर आ चुका। वैसे तो आने को वो 7वें स्थान से 6ठे स्थान पर भी आया, मगर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 5वें स्थान पर जब हम आए हैं तो 5वां स्थान इंग्लैंड का था, उससे आगे बढ़कर हम 5वें स्थान। कोई शोर शराबा करे बगैर आज हमने पूरी दुनिया को बताया है कि 75 साल में हमने हमारे पुरुषार्थ से, हमारे धैर्य से, हमारे सही मार्ग से आपसे आगे निकलकर हमने बताया कि जो कहते थे कि अगर अंग्रेज चला जाएगा तो देश बिखर जाएगा, वो अंग्रेजों के देश से आगे बढ़कर आज हिंदुस्तान ने आजादी को सार्थक करने का काम किया है। जब कैबिनेट में प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री जी ने, मैं वो सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो वहां उपस्थित। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव बनाने के लिए 3 लक्ष्य रखे थे कि क्यों मनाना है। एक तो अभी हमने बिहार के स्वतंत्र सेनानियों का, उनके परिजनों का सम्मान किया। हमारे स्वतंत्र संग्राम के कई जाने अनजाने महान योद्धाओं को आज की पीढ़ी नहीं जानती है। जब तक आज की पीढ़ी उनको नहीं जानेगी, उसके जीवन में क्या करना है उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा। ये 17 साल के खुदीराम बोस ने गीता लेकर हाथ में फांसी के फंदे पर चढ़ा। उसने नहीं सोचा था कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, मैं अच्छे से प्लेसमेंट करा लूंगा। कभी नहीं सोचा। 23 साल के सरदार भगत सिंह वहां से भागने की सारी संभावनाएं उपलब्ध होने की जगह इसीलिए सरेंडर किए कि मेरे फांसी पर चढ़ने से देश में चेतना जागृत होगी जो अंग्रेजों को निकाल बाहर कर। जब तक के इतिहास को देश का युवा नहीं जानता, और ऐसे अनेक पात्र है हमारे पास। मैंने अभी दसम गुरु का और उनके साहबजादों का नाम दिया, माता गुजरी का नाम दिया। ये बिहार की भूमि पर ही वीर बाबू कुंवर सिंह थे। सन 57 की क्रांति में 7 बार अंग्रेजों को हराने वाला 85 साल का वो बूढ़ा पराक्रमी शेर जब गंगा पार करते हुए इसके हाथ में गोली लग गई, अपने दाहिने हाथ से बाया हाथ काट दिया कि अब एक निकम्मा हो गया मेरा हाथ, भारत माता के काम में नहीं आएगा। और लड़ता रहा और अंतिम सांस तक देश को आजाद कराने का प्रयास किया। इस प्रकार के अनेक वीरों ने अपनी कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद करने के लिए प्रयास किया था। वो इसलिए किया था कि हमारा जो भव्य भूतकाल है, पूरी दुनिया इस देश को सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी। तक्षशिला, विक्रमादित्य और नालंदा में विश्व भर के लोग मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग की तकनीक, वेद, उपनिषद और विश्व भर की भाषाओं का व्याकरण पढ़ने के लिए आते थे।
शिक्षा में भी हम अद्भुत थे, व्यापार में बहुत आगे थे, समृद्धि में पूरा देश हमारा दुनिया हमारा लोहा मानता था। वो स्थान पर पहुंचाने के लिए देश को उन्होंने अपना बलिदान दिया था। और वो जब तक आज का युवा नहीं जानता, वो अपने जीवन के लक्ष्य तय करने में गलती कर देगा। इसलिए मोदी जी ने तय किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे स्वतंत्रता सेनानियों को, आज के युवाओं को समझाने के लिए, और हमारा जीवन हमारे लिए तो है ही। आपका विकास होगा तभी देश का विकास होगा। आपके विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं है। मगर क्या साथ में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे देश को महान बनाने की ये प्रक्रिया में और तेजी आए, और गति आए? और जब देश महान बनता है तो हम सब महान बनते हैं, क्योंकि भारत महान बनता है तो भारतीय महान बनता है। तो एक उद्देश्य तो यह था कि आजादी के अमृत महोत्सव को इस देश का युवा इस मौके पर हमारे स्वतंत्र सेनानियों को जाने। दूसरा यह था कि 75 साल में हमने जो किया है उसका हम महिमा मंडन करें, गौरवगान करें, और इसके लिए जिन जिन ने योगदान दिया है उस सबको हम याद करें। हम तो इस वक्त आप अमित शाह को सुन रहे थे, जिन्होंने किशनगंज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शिरकत की, और इस वक्त वो सभी लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए। बढ़ते हैं झारखंड की कुछ खबरों की ओर। गोड्डा पुलिस ने सुनील मंडल मर्डर केस में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से डंडा, मोबाइल और बाइक भी बरामद किया गया है। ये सनसनीखेज वारदात पुंसिया के कॉलेज हाट में हुई थी। दरअसल सुनील मंडल की भतीजी का प्रेम प्रसंग चंदन महतो नामक युवक से चल रहा था। सुनील मंडल ने इसका विरोध किया तो चंदन महतो ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनील मंडल की हत्या कर दी। और वहीं पाकुड़ के कस्तूरबा गांधी स्कूल से 10वीं की 2 छात्राओं के गायब होने से हड़कंप मच गया है। यह स्कूल हिरणपुर के घाघरजानी में है। स्कूल में सुबह क्लास शुरू हुई, तब से दोनों छात्राओं का आता पता नहीं है। परेशान परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, साथ ही जबकि स्कूल की वार्डन ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। पाकुड़ के डीएससी मुकुल राज ने भी इस मामले में स्कूल प्रबंधन से पूछताछ की। इस घटना पर कई तरह के सवाल अब उठने लगे हैं। गिरिडीह के बरगंडा इलाके से पुलिस ने ऑपरेशन मजनू की शुरुआत की। पुलिस कप्तान के निर्देश पर नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में शहर के बरगंडा स्थित आरके महिला कॉलेज, सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय, मधुबन वेजेस और सेंट्रल पॉइंट मॉल के पास विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर बेवजह खड़े लड़कों को पुलिस की टीम ने खदेड़ा, जबकि कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। स्कूल में आने जाने वाले लड़कियों की सुरक्षा हम चाहेंगे, प्रशासन चाहेगा कि हर हाल में लड़कियां पढ़ने आएँ और वापस पढ़कर सुरक्षित अपने घर जाएं। इसके लिए हम लोग सिविल में महिला पुलिस की सुरक्षा में तैनाती की है। साथ ही चौक चौराहा पर पुलिस की भी तैनाती वर्दी एवं सिविल दोनों में की गई है। और वहीं रांची रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज के नीचे बसी बस्ती के खाली करने से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस बस्ती में 400 से ज्यादा घर पिछले 50 साल से बसे हैं, पर रेलवे प्रबंधन ने जैसे ही इन्हें बस्ती खाली करने का नोटिस थमाया, इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बस्ती वालों का साफ तौर पर यहां पर कहना है कि जब तक उन्हें दूसरी जगह नहीं बसाया जाएगा तब तक वो घर नहीं छोड़ेंगे। ये लोग के पास तो है नहीं कि आज उठा कल चला जाएगा। मैं इनके साथ हूँ, और जहाँ पे इन लोग का जो भी डिमांड होगा, खासकर ये डिमांड रखा गया कि पहले इन लोग को एक जगह व्यवस्थित किया जाए जहाँ पे वो लोग रह सके, उसके बाद ही यहाँ पे उजाड़ा जाए। वो बेटी है, अकेले है, हम कहाँ जाएंगे बोलिए। इसका बेटा नहीं, ना कहीं जमीन है ना जगह है, तो रहने के लिए जगह दीजिए तो खाली कर देंगे। जब यहाँ पर एक घर था और लोहरदगा वाला खाली ट्रेन था यहाँ पर, तब से हम लोग रह रहे, पूरा जंगल था पूरा, तो उसको हम लोग साग करके स्वर्ग बना दिया, तो अभी आ रहा तोड़ने के लिए। और वह देखिए, बोकारो स्टील प्लांट सुबह 11 बजे
11:04 पर करीब 11 मिनट तक पूरी तरह से ठप रहा है। इसके पीछे डीवीसी की दोनों लाइन का ट्रिप होना माना जा रहा है। इसे 11 मिनट के ब्लैकआउट के चलते बोकारो स्टील प्लांट को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि पावर ट्रिप होने से मिल्स एरिया के साथ साथ कई मशीनरी बैठ गई। मजदूर यूनियन ने बोकारो स्टील प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं बोकारो प्लांट प्रबंधन ने यह दावा किया है कि जल्द ही सब कुछ सामान्य कर लिया जाएगा। सेल के बोकारो स्टील प्लांट में आज सुबह 11:04 से 11:15 तक अचानक पावर कट हो जाने से बोकारो स्टील प्लांट पूरी तरह से 11 मिनट तक ठप हो गया। हम खड़े हैं बोकारो स्टील प्लांट के इस मेन गेट के पास। आप तस्वीर दिखाना चाहते हैं, यही वो प्लांट है जहां पर सुबह पावर कट होने से प्लांट पूरी तरह से बैठ गया और कई तरह के प्रोडक्शन रुक गए। हालांकि बोकारो स्टील प्रबंधन की ओर से जो उनके संचार प्रमुख हैं, उनका कहना है कि 11:04 लगभग डीवीसी का दोनों लाइन ट्रिप कर गया। 11:15 में पावर फिर से आ गया। इस दौरान पावर ट्रिप करने के कारण प्लांट का मिल्स एरिया और अन्य कुछ इकाई प्रभावित हुए हैं, जिन्हें अब सामान्य किया जा रहा है। पावर ट्रिप होने पर बीपीएससीएल द्वारा प्लांट के कैटेगरी 1 जोन के पावर बैकअप की व्यवस्था होती है। प्लांट परिचालन जल्द सामान्य हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से यूनियनों के लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि यह बोकारो स्टील की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि बोकारो स्टील में अगर पावर कट होता है तो ऐसे में ब्लास्ट फार्नेस जो है सबसे प्रभावित होता है और यहाँ जो मटेरियल डाले जाते हैं उसमें पूरी तरह से जाम लग जाता है और इससे बोकारो स्टील को भारी नुकसान होता है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 11 मिनट तक पावर कट हुआ, उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, कहीं ना कहीं बोकारो स्टील के लिए जो है वो घाटा काफी अधिक हुआ होगा। लेकिन बोकारो स्टील के अधिकारी अभी इस पर कुछ खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि यह काफी जो बोकारो स्टील प्लांट और प्रबंधन के लिए काफी जो है वो बड़ी बात है। और अब देखना यह है कि बोकारो स्टील प्रबंधन किस तरह इसको देखता है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रांची के आरोग्य भवन में पद्मश्री अशोक भगत से मुलाकात की। झारखंड प्रभारी ने इसे व्यक्तिगत मुलाकात बताया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर झारखंड के वातावरण को इस वक्त लक्ष्मीकांत समझ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। लोगों से मुलाकात में लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस वक्त जुटे हुए हैं। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब से मेरे संपर्क में है, और जब मैं पहली बार बाबा का दर्शन करने के लिए आया था देवघर परिवार के साथ, तब आदरणीय बाबूजी ने मेरी व्यवस्था सब की थी। स्वाभाविक है कि मैं रांची में आया हूं और रांची के केंद्र मानकर वनवासी और आदिवासी क्षेत्रों में जो रचनात्मक काम हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी हो जाए, क्योंकि अब मुझे झारखंड में रहना, झारखंड में काम करना, तो झारखंड की संस्कृति, झारखंड का वातावरण और मुझको किस लाइन पर चलना एक सामान्य जानकारी हो जाए, मैं इसके लिए आया था। और झारखंड प्रदेश बीजेपी के नए प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मिशन 2024 को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने की अपील की है। 5 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ कार्यकर्ता और जनता का भरोसा जीतने आए हैं, जिसमें वो बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। 2024 को लेकर झारखंड पहुंचे प्रदेश बीजेपी के नए प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी लगातार बैठक कर रहे हैं। आज उनके 5 दिवसीय दौरे का आखिरी दिन है। हम सीधे उनसे ही जानेंगे, सर लगातार बैठक हो रही है, इंतजार करिए, 4-6 महीने में सब लोग ये बेनकाब हो जाएंगे। जो लोग आज जनता का विश्वास अर्जित करने का ये दावा कर रहे हैं, ये सब बेनकाब हो जाएंगे। अच्छा, ये जैसे 5 दिवसीय दौरा था, आपने ये भी कहा कि जो अभी वर्तमान टीम है उस टीम में भरोसा है, अपनी नई टीम बनाएंगे। 100% भरोसा है। नई टीम का क्या मतलब है? अरे इसी टीम के कार्यकाल में कार्यकर्ता जितने उत्साह से प्रेम से मुझसे मिला है और मैंने जो उसके साथ बातचीत की है, यही टीम रहेगी और इसी टीम के साथ वो बूथ का कार्यकर्ता चुनाव जीत कर देगा। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने साफ कहा कि झारखंड में अभी देखते जाइए क्या होता है, सभी 14 सीटें जीतेंगे ही, साथ में जनता का दिल भी जीतेंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और खबर जमशेदपुर से, जहां पश्चिम बंगाल के खुमाशुली में जारी कुर्मी समाज के आंदोलन का असर 5वें दिन भी दिखा। इसकी वजह से खेमाशुली रेलवे स्टेशन और NH 49 पर यातायात पूरी तरह से ठप रहा। आंदोलन की वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे 205 ट्रेनें रद्द कर चुका है।
कुर्मी समाज के आंदोलन के आगे बंगाल सरकार भी इस वक्त बेबस नजर आ रही है और आम जनता इस वक्त बेहद परेशान। कार्यक्रम में हम लोग समर्थन देने के लिए झारखंड से आए हैं। इसका वजह यही है कि हम लोग 1950 से पूर्व हम लोग आदिम जनजाति में थे। 1950 के 6 सितंबर को हमारे जाति को दूसरे जाति आदिम जनजाति में जो सब जाति थे उनके साथ अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं करके हमको बात दे दी, छोड़ दिया गया। यही आंदोलन को हम लोग लगातार प्रखंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर पर चलाते आ रहे हैं। एक ही मांग है सरकार से कि सरकार हमारी जो कुर्मी समुदाय है, समाज है, इसको अविलंब जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। अन्यथा ये रेल रोको आंदोलन जो है अनवरत रूप से चलते रहेगा। आगे कब तक ये चलेगा ये कहना मुश्किल है। ये जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है तब तक हम लोग इसको जारी रखेंगे। और हमारा मांग यही है कि कुर्मी को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध करने के साथ साथ कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाए। हॉकी इंडिया के नए महासचिव भोलानाथ सिंह का रांची पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट के बाद बिरसा चौक पहुंचे भोलानाथ सिंह ने वहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। न्यूज 18 से बातचीत में हॉकी इंडिया के नए महासचिव ने कहा कि अब उनके काम का दायरा बढ़ा है और झारखंड के साथ साथ पूरे देश में हॉकी को आगे ले जाना और ओलंपिक में गोल्ड जीतने का उनका मुख्य लक्ष्य है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।